हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही है केमिस्ट्री की और हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का। आज हम पदार्थों के बारे में, पदार्थ के नेचर के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ को दो गुणों के आधार पर दो तरीकों से बांट सकता हूँ। जैसे एक तो पदार्थ हो गया, एक तो पदार्थ को बांटूंगा एक तो भौतिक अवस्थाओं में, दूसरा मैं पदार्थ को बांट दूंगा एक रासायनिक अवस्थाओं में। हम दो तरीकों से पदार्थ को देख सकते हैं। भौतिक अवस्था में बांटूंगा तो सबसे पहले मैं लूंगा ठोस अवस्था। भौतिक में भी मैं बांटूंगा ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में, चौथा प्लाज्मा में और पांचवा बोस आइस्टिक कंडक्टर। BEC से मैं जिसे डिनोट कर रहा हूँ। रासायनिक रूप से मैं तीन भागों में बांट दूंगा। एक तो तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। दोस्तों मैं बात करूं आगे कि तत्व किसे कहते हैं, तो देखो तत्व उसे बोलते हैं जो केवल सिंगल अवस्थाओं में पाया जाता हो, जो परमाणु की सिंगल अवस्थाओं में दर्शाता हो। जैसे ऑक्सीजन का एक अणु, जैसे ऑक्सीजन का एक अणु। और यौगिक किसे कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन के दो अणु O2। मिश्रण किसे कहते हैं, जैसे वायु के अंदर खूब सारी गैसें मिक्स होती है, उन्हें मिश्रण कह देते हैं। तत्व को भी मैं तीन अवस्थाओं में बांट सकता हूँ। एक तो तत्व को बांट दूंगा मैं धातु में, दूसरा उपधातु, तीसरा अधातु। मैं यौगिक को भी दो अवस्थाओं में बांट सकता हूं, तो इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। और मैं मिश्रण को भी दो अवस्थाओं में बांट सकता हूं, तो सममांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। वो मिश्रण जिसके सभी रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो, समान हो हर जगह, उसे कहते हैं कि सममांग मिश्रण। और एक विषमांग मिश्रण जिसमें सभी परमाणु अलग अलग होते हो किसी पदार्थ के एक भाग के अंदर। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उपधातु के बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पर नहीं छेड़ता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको आलस आने लग जाएगा इसलिए। और ठोस द्रव गैस के बारे में पिछली क्लास में बताया था मैंने, ये रिवीजन था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि ठोस द्रव गैस के बाद में कि पदार्थ किससे बना होता है। दोस्तों पदार्थ की मैं बात करूंगा तो पहले यह माना जाता था कि पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है। किससे? अणु से मिलकर बना होता है पदार्थ, अणु से। ठीक है, लेकिन 1803 में जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक हुए। कौन? जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने बताया कि पदार्थ बना होता है परमाणु से भी। इसका मतलब जब पहले माना जा रहा था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु है, तो अब माना जा रहा है जॉन डाल्टन के 1803 में किए गए प्रयोग के बाद में कि अणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। यानी अणु को भी परमाणु में तोड़ा जा सकता है। परमाणु के बाद में आना है कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है जो है भी, लेकिन परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, तोड़ा जा सकता है। परमाणु को तोड़ा जा सकता है किसमें? नाभिक के अंदर, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में। जी हाँ दोस्तों, परमाणु के अगर भाग करेंगे तो नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ये बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं बात करूं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो परमाणु ही होगा। क्योंकि एक जो पदार्थ पूरा बिहेव करता है, जो पूरे गुण और रासायनिक संरचना है एक पदार्थ में पाई जाएगी, एक अणु में पाई जाएगी, वही एक परमाणु में पाई जाएगी। इसलिए पदार्थ की सबसे निम्नतम छोटी इकाई मानी गई है परमाणु को। और परमाणु के भी कई भाग होते हैं, जैसे नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों मैं बात करूं परमाणु की, जो जॉन डाल्टन ने इसे खोजा था, उनके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए जिसे बोलते हैं हम जिसे रदरफोर्ड के नाम से हम जानते हैं। उन रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो देखते हैं उन्होंने किस प्रयोग से नाभिक की खोज की। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं अभी के लिए।
दोस्तों रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने परमाणु पर एक एल्फा किरण विकिरण का प्रयोग किया। एल्फा किरण विकिरण के प्रयोग किया उन्होंने परमाणु पर, और यह जाना कि परमाणु की संरचना में आखिर है क्या क्या। परमाणु खोखला है, गोलाकार है या चपटा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, उनकी सबके बारे में रदरफोर्ड ने एक एल्फा किरण विकिरण नाम से प्रयोग किया। उन्होंने एक परमाणु लिया, एक अणु लिया, उसके बीच में उन्होंने एल्फा किरणों की बौछार की। एल्फा किरणों की बौछार करने के बाद जो किरण सीधी निकल गई तो उन्होंने ये मान लिया कि परमाणु खोखला होता है। तो उनके प्रयोग का पहला सिद्धांत क्या है कि परमाणु खोखला होता है। परमाणु खोखला होता है, वह गोल होता है। दोस्तों कुछ एल्फा विकिरण इस नाभिक के पास से गुजरी और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के कारण अपनी दिशा से भटक गई और मुड़ गई। तो उन्होंने माना कि एक नाभिक होता, एक कोई चीज होती होगी इसमें परमाणु के अंदर, जिसके कारण एक्स किरण विवर्तन हो रहा है, एक्स किरण घूम रही है। ये बात उन्होंने बताई, किसने? रदरफोर्ड जी ने। रदरफोर्ड की आज उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा उन्होंने यह बताया कि अगर एक किरण जो एल्फा किरण थी वो टकरा के वापिस अपने पथ पर ही लौट आई, तो उन्होंने माना कि नाभिक खोखला तो होता है पर उनके बीच में परमाणु खोखला तो होता है पर उनके नाभिक नाम की एक संरचना भी पाई जाती है। कुछ चीज तो है जिसके कारण वो क्या हो रही है, वापस लौट रही है किरण। तो उन्होंने माना कि परमाणु के बीच में क्या होता है दोस्तों? परमाणु के बीच में नाभिक नाम की संरचना होती है। ठीक है, परमाणु के बीच में नाभिक नाम की संरचना होती है। चौथा, फिर मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज किसने की? तो मैं ये लिख सकता हूं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। और ये यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है बेसिक सा कि नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज की है। दोस्तों इनके पूछा यह भी जा सकता है कि इनके प्रोजेक्ट की कमी क्या थी। तो इनके प्रोजेक्ट की कमी यह थी कि यह नहीं बता पाए इस प्रोजेक्ट के जरिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने यह नहीं बता पाया वो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको पता लगाने के लिए एक मैक्सवेल नाम से वैज्ञानिक हुए, मैक्सवेल। इन्होंने नाभिक इलेक्ट्रॉनों के बारे में चर्चा तो की, ठीक है। इन्होंने बताया तो सही कि नाभिक है ना इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाता है। इन्होंने यह बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने यह बताया पहली बात। दूसरी बात यह भी बताई इन्होंने कि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वह अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। तो वह अपनी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। ठीक है।
तो मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया है कि नाभिक नाम की एक संरचना होती है परमाणु के अंदर और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण में आवेश आता है किसमें, परमाणु के अंदर। उन्होंने ये भी बता दिया साथ में कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में, ठीक है, रदरफोर्ड की कमी ये भी थी कि उन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं या अनिश्चित में, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं या अनिश्चित में, ठीक है। इनकी कमी को दूर करने के लिए मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, पर मैक्सवेल का प्रयोग गलत साबित हो गया, क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगा क्यों गलत साबित हो गया उनका प्रयोग, ठीक है। अब मैक्सवेल के बाद में एक वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन नाम के, जे थॉमसन, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक हुए। इन्होंने दिया कौन सा सिद्धांत, वाटरमेलन थ्योरी दी उन्होंने। वाटरमेलन थ्योरी के अनुसार इनका कहना था जे थॉमसन साहब का कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक परमाणु के अंदर वो होते हैं, देखिए वाटर के मेलन को काट देंगे अपन तो उसमें बीज नजर आएंगे आपको, इसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं किसमें, परमाणु के अंदर, जो एक बचकानी हरकत थी किसकी, जे थॉमसन की, जो बिल्कुल ही गलत थी सरासरी, तो जे थॉमसन को। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम की चीज बता दी, तो इन्होंने जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का क्या मानते हैं, खोजकर्ता मान लिया। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता किसे, जे थॉमसन को। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हाँ, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की दोस्तों, लेकिन मैक्सवेल की गलतियां किसने सुधारी। देखिए मैक्सवेल की गलतियां सुधारी थी बोरबरी नाम के वैज्ञानिक ने। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, बोरबरी। देखिए दोस्तों, मैक्सवेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जे थॉमसन इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एक कौन नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। नाभिक को रगड़ देंगे अपन, तो नाभिक को रगड़ देंगे, ऐसे याद रखेंगे, रदरफोर्ड, ठीक है। नाभिक को रगड़ देंगे, रदरफोर्ड, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं अभी, जे थॉमसन को मैं बताता हूं एक और वैज्ञानिक जिन्होंने, जिनकी अवधारणा सही मानी जाती है, वो कौन से वैज्ञानिक है और उन्होंने क्या अवधारणाएं दी है और वो इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए इनके बाद में बोरबरी, बोरबरी नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर, बोरबरी ने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कहाँ पर, एक निश्चित कक्षा में, ठीक है। बोरबरी ने बताया दोस्तों, बोरबरी ने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं जो एक नेगेटिव आवेश लिए घूम रहे हैं चारों ओर, ठीक है। ये किसने बताया, बोरबरी ने, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दोस्तों ये चीज तो देखिए दोस्तों, ये चीज है ना, अभी आप मैंने रदरफोर्ड बताया, उसके बाद में मैक्सवेल बताया और जे थॉमसन बताया, इन तीनों ने भी बता दी थी कि जे थॉमसन ने नहीं बताई और इन्होंने बता दी थी मैक्सवेल ने भी। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये सुधार है बोरबरी ने के द्वारा। देख, नाभिक के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो मैक्सवेल आए थे, उन्होंने कहा था कि ये तो अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं वहां पर घूम घूम के, यानी कि जो भी नाभिक के चक्कर लगाएगा वो अपनी ऊर्जा नष्ट कर देगा। पर बोरबरी ने कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा हास नहीं करते हैं।
अच्छा ये किसने बताया? बोरबरी ने, कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ते समय इलेक्ट्रॉन अपनी अब ऊर्जा हार्स नहीं करते हैं, यानी नष्ट नहीं करते हैं। वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं बिना ऊर्जा खर्च किए हुए या ऊर्जा को ग्रहण किए हुए। लेकिन उन्होंने एक तीसरी चीज ही बोल दी, क्या? कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो या अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाते हैं, यानी कि अपनी कक्षा को मैं मीडियम रेंज मान दूंगा, बैलेंसिंग स्टेट मान लूंगा किसी भी अणु की, परमाणु की, और इससे ऊपर वाली कक्षा है इसे उच्च ऊर्जा मानूंगा, इससे नीचे वाली कक्षा को निम्न ऊर्जा मानूंगा। तो मैं ऊपर जाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए कुछ ऊर्जा का क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, यानी कि ऊपर जाने के लिए। यानी कि मैं ये मान लूँ कि मैं अभी 9वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मैं 11वीं में जाऊँगा, 12वीं में जाऊँगा, तो मैं नॉलेज को गेन करके जाऊँगा, सीधे नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो इसी तरह मैं मान लूँगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेंगे और उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे, यानी कि ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में उच्च ऊर्जा में जाएंगे। तो इसमें ऊर्जा ग्रहण हो रही है, और जब ये उच्च ऊर्जा में चल जाएंगे चक्कर लगाने के बाद, अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं तो ये वापस निम्न कक्षा में आ जाएंगे। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं अपनी कक्षा को छोड़कर अगर निम्न कक्षा में जाऊँगा, यानी मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ और 8वीं में जाऊँगा, तो मैं नॉलेज को छोड़ दूंगा, यानी कम कर दूंगा और 8वीं कक्षा में बैठ जाऊँगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी करते हैं कि अपनी ऊर्जा को निकाल देते हैं और निम्न ऊर्जा के स्तर पर चले जाते हैं। ये चीज़ किसने बताई है? बोरबरी नाम के वैज्ञानिक ने बताई है। क्या बताई है? कि नाभिक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके अपने से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का ह्रास करके निम्न कक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से काम चलता रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। ठीक है दोस्तों, मैं एक टेबल के जरिए बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। नाभिक के, देखिए मैंने बनाया था अभी परमाणु, परमाणु के अंदर बनाया था नाभिक, नाभिक के अंदर मैंने आवेश बताए थे, एक तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, ये वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, देखिए प्रोटॉन की मैं बात करूं तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, पर न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी चार्ज लेस होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? देखिए पहले खोज नहीं, पहले चार्ज देखते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि ये चार्ज रहित होते हैं, इनमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैं खोज की बात करूं तो खोज किस किसने की होगी इनकी, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ई से व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर ई यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे 3-4 बार नाम आ रहा है नहीं, उसी तरह इसे याद रखना कि जे 2 बार नाम आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रोटॉन पर होता है आवेश और आवेश होता है बल। मैं आवेश को बेच सकता हूँ सोने के भाव में। ठीक है, अगर किसी के पास आवेश है तो मैं सोने के भाव में बेच सकता हूँ। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। गोल्ड चार्ज, देखिए
जिसमें होगा आवेश, जिसमें होगा देखो आवेश होगा जिसमें, उसे मैं बेच सकता हूँ सोने के भाव। तो प्रोटॉन में आवेश होता है पॉजिटिव, तो गोल्ड पॉजिटिव आदमी हमेशा सोने के भाव का होता है, सोने समान होता है। तो गोल्ड स्टीन ने खोज की थी किसकी, प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन पर होता है कोई भी नहीं चार्ज, एक भी चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो चिड़ा हुआ होता है न्यूट्रॉन। कोई आदमी चिढ़ जाता है ना तो कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो चिड़ा हुआ आदमी, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, चिड़ा हुआ है आदमी, तो न्यूट्रॉन पर चिड़ा हुआ है। तो चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस तरह से पूछा जाएगा भाई मैं बता रहा हूँ कि देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 9.1 गुणा, सॉरी द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10⁻31 किलो, ठीक है ना। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना माना गया है, 1.6725 गुणा 10⁻27 किलो। और मैं बताऊं कि न्यूट्रॉन पर कितना द्रव्यमान माना गया है, एक न्यूट्रॉन का 1.6745 गुणा 10⁻27 किलो, ठीक है। तो ये इतना आवेश होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। जैसे हम चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलो। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 25 गुणा 10⁻27, और एक न्यूट्रॉन का में कितना द्रव्यमान होता है, 1.6745 गुणा 10⁻27। तो द्रव्यमान हो गया ना, ठीक है। अभी मैं बात करूं, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे भारी सबसे हल्का कौन है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं बात करूं तो इसे नॉर्मल सा देखे अपन, तो सबसे कम भारी कौन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम भारी होता है, फिर प्रोटॉन, और सबसे ज्यादा भारी न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरह से अपन देख सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लूं, तो मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान सभी प्रोटॉनों के लिए एक द्रव्यमान इकाई मान सकता हूं। तो मैं प्रोटॉनों के लिए सभी प्रोटॉन यानी सभी परमाणु का प्रोटॉनों का द्रव्यमान समान होता है, इसलिए मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लूंगा कितना, 1.67 गुणा 25 इंटू 10⁻27 kg। तो ये इतना द्रव्यमान हर प्रोटॉन का होता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लिया कि सभी प्रोटॉनों का निश्चित होता है। उससे एक चीज पूछी जाती है एग्जाम्स में कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, ठीक है। इसे मिटाता हूँ। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है ये देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है ये देखते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन के एक परमाणु के 12 भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। अब बात करते हैं मोल किसे कहते हैं, मोल। मोल किसे कहते हैं दोस्तों, मोल देखिए किसी पदार्थ के परमाणु, अणु व आयंस की संख्या को दोस्तों मोल को व्यक्त किया जाता है 6.22 गुणा 10⁻23
के द्वारा, जिसे इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं, आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं इस संख्या को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों? परमाणु संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या, यानी एक परमाणु में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो संख्या ही कौन सी संख्या कहलाएगी? किसी भी परमाणु की संख्या, किसी भी पदार्थ के परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। मैं बात करूं परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है, उसकी प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, तो वो जो निकल के आएगा आपके पास वो परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, एक देखिए दोस्तों, मैं इसे मिटा रहा हूँ थोड़ी जगह की कमी की वजह से। देखिए एक होता है समस्थानिक और एक होता है समभारिक। समस्थानिक और एक होता है समभारिक। समस्थानिक नाम से पता चला है जिसका समान हो स्थान, यानी किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तो समान हो पर उसका द्रव्यमान या भार अलग हो। ठीक है, पर किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान हो पर उसका द्रव्यमान या भार अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। समस्थान जो समान स्थान घेर रहा हो, जिसका समान स्थान हो, और इस किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, आवर्त सारणी के अंदर किसी भी परमाणु को जगह मिलती है, किसकी वजह से? उसके प्रोटॉन की संख्या की वजह से। तो मैं प्रोटॉन की संख्या को समान रख दूंगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को ले लूंगा, तो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन पहले नंबर पर रहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हाइड्रोजन को ले लूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन 1। ठीक है, अब इसकी देखो प्रोटॉन की संख्या समान है, एक पर ही रहेगा, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या तो सब में समान आ रही है, पर यहाँ पर भार अलग आ रहा है सभी का, जो 1, 2, 3 से डिनोट किया जाता है, जिसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम भी अलग अलग होते हैं, जिसे प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें समस्थानिकों में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन पहले स्थान पे आता है, तो वो तो पहले स्थान पर ही है, उसका कोई चेंज नहीं हुआ उसका। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी क्या भार में चेंजेस आ गया है, उसे समस्थानिक के नाम से भी जानते हैं। वो एक होता है समभारिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उसका भार क्या हो? समान हो। सम यानी समान, भार यानी भार, जिसका भार समान हो, यानी द्रव्यमान संख्या उसकी समान हो, यानी किसी भी परमाणु में उसका द्रव्यमान तो क्या हो? समान हो, पर उसकी परमाणु संख्या भिन्न हो। कैसे दोस्तों? देखिए एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं लूंगा आर्गन को, सबसे पहले आर्गन जिसकी परमाणु संख्या है 18 तथा उसका द्रव्यमान कितना है? 40। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं लूंगा पोटेशियम को, जिसकी द्रव्यमान संख्या तो परमाणु संख्या तो 19 है और द्रव्यमान संख्या 40 ही रहेगी। मैं तीसरे नंबर पर लूंगा अपने कैल्शियम को, जिसकी परमाणु संख्या 20 है,
लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 40 होगी। ठीक है, ये समभारिक हो रहे हैं। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आर्गन को 18 पे डिनोट किया जाता है, पोटेशियम को 19 पे और कैल्शियम को 20 पर डिनोट किया जाता है। लेकिन उनका क्या हो, भार समान है। देखिए 40 इस पे आ रहे हैं, आर्गन के भी 40 है, पोटेशियम के भी 40 है और कैल्शियम के भी 40 होते हैं। दोस्तों एक और जोड़ा होता है, जैसे सोडियम और मैं मैग्नीशियम को ले लूँ तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और उसका भार 24 होता है। उसी तरह मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है और उसका भार को 24 होता है। ठीक है, एक और जोड़ा मैं लूँ, जैसे नाइट्रोजन ले लूँगा मैं, तो नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, 7 होगी और कार्बन की 6 होगी, पर इनके भार देखे तो इनके 12 होंगे और नाइट्रोजन का भार देखूँ तो मैं इसका 14 होगा। ठीक है, इस तरह से समस्थानिक और समभारिक को डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह देखिए समभारिक को मैं बताऊं दोबारा से, देखो समस्थानिक और समभारिक को बताता हूं मैं दोबारा से कि इतना सा याद रखना कि समस्थानिक जो समान स्थान घेर रहा हो आवर्त सारणी में, स्थान कैसे मिलता है आवर्त सारणी में, उसकी प्रोटॉन की संख्या के अनुसार मिलता है। प्रोटॉन की संख्या, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा जिसके समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम की बात करें तो ये एक होता है, उसके परमाणु संख्या तो सबकी समान होती है पर भार देखिए सबका अलग होता है। पोलोनियम नाम का एक समस्थानिक होता है, ये भी नोट कर लेना, पोलोनियम नाम का समस्थानिक होता है जिसके समस्थानिक पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक पोलोनियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोलोनियम के समस्थानिक कितने होते हैं, सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। टाइटेरियम की बात करें तो ये एक रेडियो सक्रिय तत्व भी है, ये एक रेडियो सक्रिय तत्व भी माना गया है, रेडियो सक्रिय, इसे रेडियो सक्रिय तत्व भी बोलते हैं। हम आगे जानेंगे कि रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं। समभारिक होते हैं जिसका समान भार हो पर परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, है ना। देखो परमाणु, उसका द्रव्यमान तो समान हो पर उसकी परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो। तो मैं लूंगा सबसे पहले आर्गन को, फिर पोटेशियम और कैल्शियम को। तो मैं आर्गन की बात करूं तो एक जोड़ा देखिए आर्गन है, यहाँ पर जोड़े से जो डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो 3 समान है, यानी आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की बात करूं तो आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18, पोटेशियम की होती है 19 और कैल्शियम की होती है 20। लेकिन इनके समान भार होने के कारण, जैसे 40, 40 और 40, तीनों के 40-40 समान भार होते हैं, इसलिए समभारिक के अंदर आते हैं। समभारिक के एक दूसरा जोड़ा है सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और मैग्नीशियम की होती है 12। ठीक है, परमाणु संख्या यानी कि दोनों आवर्त सारणी में अलग अलग जगह पर आ रहे हैं लेकिन उनके भार समान है, जैसे 24 और 24। ठीक है, 24 सोडियम और मैग्नीशियम की। और मैं नाइट्रोजन और कार्बन की बात करूंगा दोस्तों लास्ट में। तो नाइट्रोजन कितने स्थान पर आता है आवर्त सारणी में, 7वें स्थान पर, और कार्बन आता है कितने स्थान पर, 6ठे स्थान पर। लेकिन मैं भार की बात करूंगा तो नाइट्रोजन का भार भी समान है, जैसे 14, और कार्बन का भार भी समान है, जैसे 12। ठीक है, 12, ठीक है, यहाँ पर भी 12 आएगा, सॉरी 12, सॉरी यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14, मतलब 14। ठीक है, यहाँ पर 14 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं समस्थानिक और समभारिक को। ये आज की क्लास है इतनी ही, कल हम आगे और कंटिन्यूस करेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।